सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 34 प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग देख रहे हैं। डिफाइनिंग अ टास्क सेट फॉर दी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अब ये टास्क होता क्या है? जो भी आप काम बता सकते हैं कि ये इसका क्या रिजल्ट होगा, ये काम करने पर क्या हमें मिलने वाला है, उसका कॉम्बिनेशन को हम टास्क सेट कहेंगे। तो अगर एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है अच्छा, तो वहां पर हम टास्क सेट डिफाइन करेंगे और वो टास्क सेट जो होंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जितने जितने काम है प्रोजेक्ट में होने हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो टास्क सेट में होगा क्या? अगर मैं एक पूरा टास्क सेट बनाऊं, टास्क मतलब काम, क्रिया, क्रिया वैसे एक्टिविटी होती है, लेकिन काम क्रिया कोई आउटपुट देने वाला या आपको कोई रिजल्ट देगा। तो टास्क सेट में आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी वर्क टास्क होंगे वो होगा एक। इसमें माइलस्टोन्स होंगे, यानी आपको पता होगा कब शुरू होगा कब खत्म होगा और खत्म होने के बाद क्या मिलेगा, और खत्म होने के बाद क्या मिलेगा वो वर्क प्रोडक्ट होगा। और साथ में इन सब को जानने के लिए, परखने के लिए आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस का फिल्टर होगा। जब हम प्रोजेक्ट शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो पूरे टाइमलाइन में हमको इस तरीके से टास्क सेट डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। टास्क सेट साइज में वेरी करेंगे। क्यों? साइज में भी वेरी करेंगे और साथ में कितने टास्क सेट कहां कब बनाने हैं वो इस तरीके से वेरी करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइप अलग अलग हो सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइप मतलब जो टाइप का प्रोजेक्ट आपको मिला है और आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या बनाना है। पहला है इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आप कोई या तो नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन बनाते हैं, या आपके पास कोई नया बिजनेस कॉन्सेप्ट आया, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा, नई चीज आई, नई चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है। दूसरा प्रोजेक्ट टाइप है न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब आपके पास कस्टमर आता है, वो कहता है देखो मेरे लिए ई कॉमर्स की वेबसाइट बना दो। वो है एक नया एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें कस्टमर की एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं। एप्लीकेशन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स। अब कई बार हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो, काम हो या सॉफ्टवेयर हो, इसके फंक्शन में आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, इसमें जो इंटरफेसिंग है उसमें जोड़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने यूडीपी दिया हो, आपको कहा जाए भाई टीसीपी आईपी दे दो, इस तरीके की चीज इसमें हो सकती है। एप्लीकेशन मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या है, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, अब ये थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करना है, या नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई नई चीज आ गई, अब उसके हिसाब से इसको चेंज करना है, अडेप्ट करना है, या इसको बढ़ाना है, इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन करने हो, वो मेंटेनेंस में आ जाता है। री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। अब कोई लेगेसी प्रोजेक्ट है, सालों से चला आ रहा है, मान लीजिए कोई 1960 में बना हुआ है और आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको दोबारा से बनाना, दोबारा से नए तौर पे बनाना, एक पार्ट इसका बनाना या पूरी तरीके से बनाना, इसको हम री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट टाइप हो जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको एक तरीके से अफेक्ट करते हैं कि भाई टास्क आप कौन सा चूज करेंगे। हर एक प्रोजेक्ट में एक ही तरीके के टास्क या काम नहीं चूज करते हैं कि भाई इस काम के लिए इतना समय होना चाहिए, इस काम को हम यहां रखेंगे, ये काम इसके बाद होगा। इसमें सबसे बड़ी बात आती है साइज। प्रोजेक्ट का साइज क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, छोटा है, कितने यूजर इसके होने वाले हैं, मिशन की क्रिटिकलिटी कितनी है, यानी इसमें क्या जान की जोखिम है या ये बिल्कुल समय पे खत्म करना है, तब टास्क अलग हो जाएंगे। एप्लीकेशन कितने सालों तक चलने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी स्टेबल है, जो जरूरत इसकी बताई है आपको स्टेक होल्डर ने, क्या वो स्टेबल है, क्या उसको पता है क्या बनाना है, क्या आपने जान लिया है क्या बनाना है, और आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो रहा है। यूजर से अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको अपने ही आधार पे, अपने ही विवेक के हिसाब से
इंटेलिजेंस के हिसाब से चीजें बनानी पड़ेगी। जिस टेक्नोलॉजी को आपको बनाना है या यूज करना है वो कितनी मैच्योर है, अभी भी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपसे कोई कहे 6G का कुछ बनाओ, तो अभी तो 5G आई है, 6G टेक्नोलॉजी का कैसे बनाओगे आप। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, आप कहेंगे भाई फाइल ट्रांसफर है, इसकी हमको 1 GB जो है वो मुझे आप 1 सेकंड के अंदर करके दे दीजिए, वो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ये क्या आपके माइक्रोवेव में जाना है, वॉशिंग मशीन में जाना है, एम्बेडेड है, नॉन एम्बेडेड है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टास्क आपको चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। प्रोजेक्ट का स्टाफ कितना है, 2 लोग हैं, 20 लोग हैं, 200 लोग हैं। रीइंजीनियरिंग फैक्टर, यानी कितना चेंज करना है, कितना बदलना है, ये जो सॉफ्टवेयर इसको पूरा बदलना है या थोड़ा बदलना है। अ टास्क सेट एग्जाम्पल। अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वैसे 4-5 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें आप कोई नया कॉन्सेप्ट या नई टेक्नोलॉजी का को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो ऐसा आपका प्रोजेक्ट आपके पास आया है, अब ये नई चीज है। तो जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम कौन कौन से टास्क बनाएंगे, और ये टास्क अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि बाकी और प्रोजेक्ट्स के लिए आप कैसे टास्क बनाएंगे, मेजर टास्क क्या होंगे। टास्क मतलब काम क्या क्या होंगे एक पूरे प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 50 काम है तो वही 50 टास्क हो गए। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब कॉन्सेप्ट स्कोपिंग जो होता है इस कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, पहली चीज ये आती है, तो पहले कॉन्सेप्ट का स्कोप डिसाइड करना होगा कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्लियर हो, और क्या कंस्ट्रेंट में करना चाहते हैं, किस दायरे में करना चाहते हैं। प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट प्लानिंग। अब आपने कॉन्सेप्ट स्कोप में डाल दिया, अब आपको यह देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी बना रही है, आपकी कंपनी बना रही है, क्या वो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कौन कौन से काम करने चाहिए, करेगी तब ये काम हो पाएगा स्कोप के हिसाब से। टेक्नोलॉजी रिस्क असेसमेंट। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है, तो इसमें रिस्क आपको असेस करना जरूरी है, क्या क्या जोखिम आ सकते हैं। इसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अब इसकी वायबिलिटी कितनी है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कितनी कारगर है, कितनी मेच्योर है, ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई ये मेजर टास्क है हमारा, ये काम बड़ा है। कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन। अब ऐसा इंप्लीमेंट आप इसको करिए कि कस्टमर इसको रिव्यू कर सके, जान सके, और अगर किसी को बेचना हो, देना हो, तो भी आप इसको दिखा सके। कस्टमर रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जब आपने ये चीज इंप्लीमेंट की तो कस्टमर रिएक्ट करेगा, फीडबैक देगा, और अगर वो आगे किसी को दिखाना है या उसे किसी एप्लीकेशन में यूज करना है तो कस्टमर का रिएक्शन जरूरी है। ये सारे बड़े बड़े काम हो गए। अब ये जो बड़े बड़े काम बन गए ना, इनको हमको रिफाइन करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, जो हम आसानी से किसी को दे सकते हैं करने के लिए या कराए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे, यानी मेजर टास्क जितने भी हमने डिसाइड कर लिए, एक बड़ा सा शेड्यूल बनाएंगे कि भाई प्रोजेक्ट का शेड्यूल ये होगा, ये टास्क हमने बड़े बड़े आइडेंटिफाई किए हैं और उस हिसाब से ये चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारे टास्क हमने डिवाइड कर दिए, ये बड़े बड़े टास्क हैं, इनको शेड्यूल में डालेंगे। शेड्यूल में मतलब ये इतने समय में होगा, ये इतने समय में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में चलेगा, ऐसे करके हम बना देंगे। अब इनको भी डिवाइड करना है, मेजर टास्क है उनको सब टास्क में डिवाइड करना है। तो जैसे कॉन्सेप्ट स्कोपिंग हम पहला ही ले लें, जो अभी मैंने आपको अलग अलग मेजर टास्क बताए ना, तो उस मेजर टास्क में हम एक टास्क, मेजर टास्क उठा लेते हैं। पहला टास्क क्या था, कॉन्सेप्ट स्कोपिंग। अब इसके हम डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे इसका, तो इसको मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें बताता हूं। कॉन्सेप्ट स्कोपिंग स्टार्ट करेंगे आप, यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जरूरत, इसका बेनिफिट, इसके फायदे आगे के कस्टमर को क्या है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इससे आउटपुट क्या चाहिए हमको, और इनपुट क्या होगा जो इस एप्लीकेशन को चलाएगा, आउटपुट इनपुट। यहीं पे आपका दूसरा टास्क शुरू हो जाएगा। देखिए ये अलग टास्क, ये जो बड़ा टास्क है ना, इसको हमने डिवाइड किया 1.111 और 1.112 में। अब इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ये काम और डिवीजन हो रहा है।
1.11 ये जो आप देख रहे हैं ना 1.11 इसको डिवाइड किया 1.1.1 1.1.2 अब इसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं 1.1.21 इस तरीके से सब टास्किंग हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है जरूरत जो आपने निकाली है उसको हम रिव्यू करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कस्टमर को जो आउटपुट और इनपुट मतलब जो विजिबल होगा उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। फिर हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे क्या इनपुट और आउटपुट जो है कस्टमर के, और हम इसको रिवाइज करेंगे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है। यह रिव्यू हो गया। अब ये काम खत्म हो चुका है। 1.1.2 के 3 सब टास्क बना दिए हमने और अब ये काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हर एक मेजर फंक्शन का जो भी हमने काम करना है इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसकी बिहेवियर क्या होगा, ये हमें देखना है। तो अब हम इसके और सब टास्क बनाने वाले हैं। सब टास्क कैसे बनेंगे कि भाई अब जो हमने यहां पर डिसाइड किया था ये 1.1.2 में मतलब इसमें जो चीज आई थी उसको रिव्यू करेंगे इसके हिसाब से जो यहां से डेटा ऑब्जेक्ट निकल के आए। फिर हम क्या करेंगे अब हम एक मॉडल बनाएंगे इन फंक्शन और बिहेवियर का, क्योंकि यहां फंक्शनैलिटी और बिहेवियर की बात चल रही है। फिर हम इसका फिर से टेक्निकल रिव्यू करेंगे कि भाई कस्टमर के साथ और रिवाइज करेंगे क्योंकि कस्टमर कुछ कहेगा उसको बदल देंगे। अब ये काम खत्म हो चुका है ना, इसका एंड हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे जो एलिमेंट खासतौर में जो टेक्नोलॉजी ऐसे एलिमेंट टेक्नोलॉजी के जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर में। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है जिसको हम रिसर्च बेसिस पे या देख सकते हैं समझ सकते हैं उस वो वाला काम इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब करके कि भाई क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, क्या इसे किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम इसका एस्टिमेशन करेंगे। भाई साइज का एस्टिमेशन कितना बड़ा, कितने लाइन ऑफ कोड, कितने फंक्शन पॉइंट्स इसमें होने वाले हैं। और फिर हम स्कोप का डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट स्कोपिंग में स्कोप का डेफिनेशन ही लिखा जा रहा है। और उसके बाद ये वाला जो सबसे बड़ा मेन काम था वो हमने यहां बंद किया। तो ये मैंने आपको केवल ये तरीका बताया है किस तरीके से एक मेजर काम को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं। डिफाइनिंग अ टास्क नेटवर्क। अब क्योंकि जो आपने टास्क लिया अब उसका हमने सब टास्किंग भी कर दी। अब ऐसे मान लीजिए इसके ये टास्क बना दी, अब ये आपस में डिपेंडेंट होंगे, इनके बीच में डिपेंडेंसी होगी, है ना। हो सकता है इसकी सीक्वेंस हो, ये हो सकता है ये इसके साथ पैरेलल में चल सके, हो सकता है ये जब तक खत्म ना हो ये शुरू ना हो। तो हमको इंटरडिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। और खासतौर पे जैसे आपने ये काम एक आदमी को दे दिया, ये काम दूसरे आदमी को दे दिया, हो सकता है वो साथ कर रहे हो, तो यहां पर पैरेलल में किए जा सकते हैं। कई ऐसी गतिविधियां, एक्टिविटीज और काम कार्य होंगे जो एक साथ किए जा सकते हैं। और यहां पर आपको कॉन्करेंट टास्क के बारे में बहुत ध्यान से देखना इसलिए क्योंकि एक तो हो सकता है साथ काम कर रहे हो और हो सकता है कि इसको इसकी जरूरत पड़े, और क्या जरूरत पड़ेगी वो तैयार रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा टास्क नेटवर्क, जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क इस तरीके से समझते हैं, वो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। इस टास्क नेटवर्क को हम एक्टिविटी नेटवर्क भी कहते हैं। ये कुछ है नहीं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कौन सा टास्क किसके बाद आएगा, कौन से टास्क पैरेलल में काम करेंगे। जैसे ये तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, और ये 1.4 इसके खत्म होने और इसके खत्म होने और इसके खत्म होने के बाद ही चलेगा। इसके वर्क प्रोडक्ट इसके इनपुट है। ओके, तो यहां पर आपके जो टास्क नेटवर्क ये आपको केवल मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क बताएगा, राइट, यहां दिखा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं उसके लिए कौन कौन से आपको टास्क यहां पर चलाने पड़ेंगे, उसका नेटवर्क कैसे बनाएंगे। अब यहां पर क्या है, सबसे लंबा जो बड़ा पाथ होगा, मतलब सबसे लंबा, और किस बेसिस पे, जितना ये समय ले रहा है, वो पाथ को हम कहेंगे क्रिटिकल पाथ। सबसे बड़ा सबसे लंबा पाथ क्रिटिकल पाथ होगा। और अगर इस क्रिटिकल पाथ के काम नहीं हो पाते हैं, कोई भी पीछे रह जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका शेड्यूल सफर करने वाला है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि अब आपको बताना है कब कौन सी चीज कहां होनी है, कौन सा टास्क कब खत्म होगा, कौन किसके साथ खत्म होगा, किसके पहले कौन सा खत्म होना चाहिए। तो इसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कहते हैं। तो जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के शेड्यूलिंग टूल्स हैं या तकनीकें हैं, वो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। तो इसमें
दो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग मेथड्स हैं, तरीके हैं। एक है PERT, प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड। दोनों एक जैसे ही हैं। एक में हम एक्टिविटी, इस वाले में हम एक्टिविटी को हम यहां लिखते हैं बक्से में, इसको हम एक्टिविटी, यहां पर एक्टिविटी को हम एरो में लिखते हैं। यहां हमारे पास टाइम का आइडिया नहीं होता है, एस्टिमेशन का आइडिया नहीं होता है, यहां हमें क्लियर पता होता है। ये जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये आपका जो है डिटर्मिनिस्टिक टेक्निक है। ये जो है आपका, इसमें हम स्टैटिस्टिकल इसलिए क्योंकि पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली तीनों लेते हैं, उसका एवरेज करते हैं। यहां पर हमारे पास क्लियर पता होता है। ऐसे तमाम डिफरेंस हम देखेंगे, लेकिन अभी ये बता दूं कि इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। मैं बता दूं जो PERT है ये स्टैटिस्टिकल टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और यहां पर हमको बस ये पता करना होता है, जानने की कोशिश करते हैं कौन सा टास्क किसके बाद आ रहा है, कौन किसके पहले खत्म होगा। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी के लिए। क्रिटिकल पाथ मेथड वही काम करता है जो PERT करता है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं। एक तो हमको फिक्स पता होता है टाइम का, दूसरा क्रिटिकल पाथ पता होता है कि सबसे लंबा जो पाथ है समय वाला, और वो जो पाथ है उसको कंप्लीट होना ही पड़ेगा, उसके हर एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने आपको ये बताया, इसके आगे हम गैंट के बारे में भी बात करेंगे। हेनरी गैंट साहब ने गैंट चार्ट बनाया है। तो ये सारी की सारी तभी आगे बढ़ेंगे जब ये इनपुट इसको मिले जो पहले की प्रोजेक्ट प्लानिंग की गतिविधियां हो चुकी हैं। पहला, आपने एफर्ट एस्टिमेट कर लिया हो, और जो प्रोडक्ट फंक्शन है, जो भी काम करना चाहता है आपका प्रोडक्ट, उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो गया हो, साइजिंग प्रॉपर हो गई हो, स्कोप लिखने के बाद साइजिंग प्रॉपर हो गई हो, आपको सारी चीजें पता हो, और कौन सा प्रोसेस मॉडल आप यूज कर रहे हैं, और टास्क सेट आपने डिसाइड कर लिए हो, ये काम होंगे। और उसके बाद इन टास्क, अगर कोई बड़ा मेजर टास्क बनाया है, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन, जो टास्क जो एक्चुअल इसमें आएंगे वो भी आप यहां पर दर्शाएंगे। प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। अब इस PERT में देखिए इसको किया कैसे जाता है, बहुत ब्रीफ में बताऊंगा मैं आपको। ये सारी एक्टिविटीज है ABCDE। ये जो एक्टिविटीज है, इसके पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी वो ये प्रीसीडिंग में दिया जाता है। इसमें कंप्लीशन टाइम जो है वो दिन में दिया जाता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जैसे एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा कि हाँ भाई इसमें होना चाहिए, पेसिमिस्टिक बोलेगा कि नहीं 7 दिन से कम तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट लाइकली कहेगा 5 नहीं 7 नहीं 6 में हो जाना चाहिए। तो हर एक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक तीनों होंगे। तो इसकी वैल्यू आप जो फाइनल लेंगे वो कैसे लेंगे उसको देखिए। जैसे ये 5 6 7 उठाता हूं मैं, तो ये 5 यहां रखेंगे आप, 6 को आप एक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय आप 6 करेंगे। नॉर्मली आप क्या सोचेंगे 5 + 6 + 7 / 3, ऐसा नहीं, मोस्ट लाइकली को हम वेट देते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो इसकी एक्टिविटी की, आप ए एक्टिविटी की फाइनल वैल्यू लेंगे। ठीक है जी। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर एक्टिविटी है ABCDE, ड्यूरेशन है 3 4 5 3 4, और ये डिपेंड करता है किस किस पे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट शुरू हो गया। अब आप देखिए सबसे पहले A शुरू हो रहा है क्योंकि उसके पीछे की कोई एक्टिविटी नहीं है, डिपेंड नहीं है, तो A शुरू होगा और ड्यूरेशन इसका 3। तो गोला बनाएंगे ऐसे, और उसमें A लिखेंगे और यहां पर 3 लिख देंगे। समझ में आ गया? A एक्टिविटी और 3 इसका ड्यूरेशन है, 3 दिन हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं। अब आप देखिए A के ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है। A के ऊपर B डिपेंड कर रहा है, A के ऊपर C डिपेंड कर रहा है, यानी A से 2 एरो निकलने वाले हैं, और वो कहां जाएंगे B और C में। तो B और C में चले गए यार। B को कितना समय लग रहा है 4, तो B आपने बनाया 4 लिख दिया, C आपने बनाया और 5 लिख दिया, ये इसका 5 हो गया। अब आप देखिए B और C पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है। B पे डिपेंड कर रहा है D, B पे डिपेंड कर रहा है E। तो आप देखिए B से 2 निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे D और E, एक ये एरो और एक ये एरो E। लेकिन आप देखेंगे कि जो C है, ये जो E है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, B पे तो कर ही रहा है, C पे भी कर रहा है, तो C से भी एक एरो निकलेगा जो E पे जाएगा। और D का टाइम क्या है 3, यहां लिख देंगे। E का कितना टाइम है 4, यहां लिख देंगे। और फाइनली क्या करेंगे आप, इसको एंड कर देंगे। ये आपका बन गया प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT चार्ट। क्रिटिकल पाथ मेथड या CPM। CPM भी PERT की तरह
जो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा रिफाइंड है। ये आपका डिटर्मिनिस्टिक तरीका है, जो PERT था वो आपका स्टैटिस्टिकल था। यानी ये जो फिक्स नंबर दिया हुआ है, फिक्स ड्यूरेशन ए एक्टिविटी के लिए, वो अगर PERT में होता तो एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू मिलती है आपको, एक पेसिमिस्टिक मिलती, एक मोस्ट लाइकली मिलती, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और 6 करते, फिर आपको फाइनल वैल्यू आती। तो यहां जब हम जो नोड बनाएंगे, वहां आपका यहां एक्टिविटी का नाम होगा, जैसे ये ए है तो यहां ए आएगा, ड्यूरेशन यहां पर 4 आएगा, इस यहां पर होगा तो 4 आएगा। ES और EF में ES का मतलब होता है अर्ली स्टार्ट और EF का मतलब होता है अर्ली फिनिश। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं ये कैसे करेंगे। देखिए, इसको ध्यान से देखिए। स्टार्ट हम यहां से शुरू कर रहे हैं, मतलब A के पहले कुछ भी नहीं है, C के पहले कुछ भी नहीं है, दोनों स्टार्ट से ही शुरू हो रहे हैं। यानी A और C स्टार्ट से ज्वाइन होंगे। पहले आप स्टार्ट बनाएंगे तो यहां से एक निकलेगा A के लिए, एक निकलेगा C के लिए। तो यहां आ गया आपका A, यह आ गया C। A के लिए ड्यूरेशन कितना है 4, तो यहां 4 लिखेंगे आप। C के लिए कितना ड्यूरेशन है 5, यहां लिख देंगे। ओके, अब आप देखिए कि A और C पे कौन कौन से डिपेंडेंट है। A पे आपका B डिपेंडेंट है और C पे आपके B और D दोनों डिपेंडेंट है। तो C से शुरू करते हैं। C से 2 लकीरें निकलेंगी। किस किस को निकलेंगी? एक B को, एक D को। तो यहां पर एक B बनाएंगे, एक D बनाएंगे, 2 लकीरें बनाएंगे, एक ये और एक ये। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो B है वो A पे भी डिपेंडेंट है, तो A की एक लकीर यहां से जाए। B के लिए कितना ड्यूरेशन है 3, तो B यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे। और D के लिए कितना ड्यूरेशन है 10, तो D यहां लिखेंगे, 10 यहां लिखेंगे। अब आप देखिए E की किस किस पे डिपेंडेंट है। E, B और D दोनों पे डिपेंडेंट है। तो B से एक लकीर निकालेंगे, D से एक लकीर निकालेंगे, कहां जाएगी ये E पे, तो आपका यहां पर E आ जाएगा। E के लिए टाइम कितना है 5। अब फिनिश करेंगे। फिनिश किस किस से जा रहा है E और D से, तो E से एक लकीर निकालेंगे, D से एक लकीर निकालेंगे और ये जाएगा एंड पे। क्लियर हो गया? ऐसे बनेगा ये। अब इसमें अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश का मतलब ये है, ये तो 0 से शुरू हो रहे हैं दोनों, लेकिन ये B कब शुरू हो सकता है? देखिए, A से एक लकीर आ रही है और C से आ रही है। A का ड्यूरेशन है 4, C का ड्यूरेशन है 5, तो मैक्सिमम कौन सा है 5, तो यहां पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अर्ली फिनिश की भी वैल्यू आती है। अब इसमें हम निकालेंगे आपके क्रिटिकल पाथ। कौन सा क्रिटिकल? क्योंकि इसका काम ही क्रिटिकल पाथ है। देखिए, क्रिटिकल पाथ के लिए सबसे पहले A B जोड़िए। A B और E क्या जोड़ना है इसमें? 4, 3 और 5 कितना हुआ 12। C D, C और D ऐसे भी जा सकते हैं आप, तो 5 और 10 15। फिर लेंगे C B E, C B और E कितना हो गया 5, 3 और 5 कितना आया 13। अब आप लेंगे C D E, C D E, फिर फिनिश करेंगे, कितना आ गया 5, 10, 5, 20 आ गया। सबसे मैक्सिमम कौन सा है इसमें? इसमें सबसे मैक्सिमम है 20। क्रिटिकल पाथ क्या हुआ? C D। PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है, लेकिन दोनों ही प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के तकनीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दोनों का काम यही है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये आपको बताता है हर एक टास्क के लिए कितना टाइम लगेगा और टोटल टाइम कितना लगेगा कंप्लीशन के लिए। यहां पर आपको एस्टिमेशन या क्लियर नहीं होता है, एकदम क्लियर नहीं है आपका। यहां पर आपका ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, इसमें भी यही काम होता है, लेकिन इसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क हम देखते हैं। हमें बिल्कुल फिक्स होता है, यहां पर एस्टिमेशन क्लियर होता है। PERT क्या करता है, जो प्रोजेक्ट है इसको इवेंट और एक्टिविटी में डिवाइड करता है, और फिर इसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके साथ काम करेगा, कौन कितना समय लेने वाला है, वो ये वाला काम करता है। ये भी क्रिटिकल पाथ मेथड भी यही करता है। यहां पर आपकी एक्टिविटीज होंगी जो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, एक तरीके से टास्क नेटवर्क बनता है। जो PERT है वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। जैसे इसका ड्यूरेशन बिल्कुल फिक्स है 4 डेज, इसका ड्यूरेशन हो सकता है आपका ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। हो सकता है कि आपके ऑप्टिमिस्टिक जो होगा वो आपको 4 दिन दे दे, पेसिमिस्टिक आपको 7 दे दे, मोस्ट लाइकली आपको दे दे मान लीजिए 6।
तो ये जो फाइनल ड्यूरेशन निकलेगा वो 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे करके निकलेगा। जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है ये उस जगह यूज होते हैं जहां पर जॉब्स या काम नॉन रिपीटेटिव होते हैं, और ये खास तौर पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा यूज होता है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जैसे कंस्ट्रक्शन वाला काम है, जहां रिपीटेटिव काम हो रहा है वहां पर ये यूज होता है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जैसे मैंने बताया आपको कि यहां पर रिजल्ट आएगा इवेंट बेसिस पे, यहां पर आएगा गतिविधियां या एक्टिविटी बेसिस पे। यहां पर आपका टाइम अनसर्टेन होता है, आपको समय के बारे में पहले से पता नहीं होता है। ये सीपीएम तभी काम करता है या सीपीएम हम तब यूज करते हैं जब समय बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का जो अगला पार्ट है वो हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।